नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला चल रही थी और इसमें आप टेस्ट पेपर नंबर 9 को देख रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे कि पहला वाला देखें, कौन सा कथन सत्य है। नीचे जो कथन दिए हैं यानी स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से सही की पहचान आपको करनी है। और ये जो कथन है ये अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं। तो बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, ऐसा कहा गया। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक फैसला लिया गया था अगस्त 2006 में, जिसमें यह तय किया गया कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। ये ग्रह होने की सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है। और प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लगभग। अब बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है और सही कौन सा है। तो यहाँ सत्य पूछा है आपसे, और सत्य पूछा है तो हम ई वाले को चुनेंगे, क्योंकि जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सत्य हैं। इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य का चयन कीजिएगा। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये जो समानांतर वृत्त होते हैं इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और विषुवत वृत्त जो है वो 180 अंश अक्षांश को दर्शाता है। इसका जो स्थिति है, अवस्थिति है, वो क्या है? 180 अंश अक्षांश है। सूर्य के द्वारा जिस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है उस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, यानी वो ट्रॉपिक्स होते हैं। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कथन कौन सा है? गलत इसका देखिए बी वाला है। विषुवत वृत्त की अवस्थिति कहाँ पे होती है? 0 डिग्री पर होती है, न कि 180 पर। तो ये वाला जो विकल्प है ये गलत है, बाकी जितने हैं वो सब सही है। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को अगर हमें दर्शाना है और उसके लिए मानचित्र का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें कौन वाला मैप यूज़ करना पड़ेगा, आप ये बताइए। यहाँ जो विकल्प दिए हैं इसमें देखिए भौतिक मानचित्र है यानी फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, थीमेटिक मैप है और रिलीफ मैप। तो इसमें एक से ज़्यादा विकल्प सही होने की संभावना दिखती है, क्योंकि हम फिजिकल मैप का भी यूज़ करते हैं पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को देखने के लिए, और उच्चावच मानचित्र का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक से ज़्यादा विकल्पों को चुनने की स्थिति आ रही है, भौतिक और उच्चावच वाला हमें चुनना पड़ेगा, तो हम ई को चुनते हैं, मोर देन 1। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखें। ग्रीक शब्द यहाँ दिए हुए हैं, मतलब ग्रीक भाषा के कुछ शब्द दिए हैं और उनका अर्थ दिया है। बताइए कि इसमें से सही मिलान कौन सा है। तो लिथोस कहा जाता है पत्थर को, मतलब ये शब्द जो है इसका मतलब ही होता है पत्थर। और एटमॉस का मतलब होता है वाष्प यानी भाप। और ह्यूडर का मतलब होता है पानी, जबकि बायोस का मतलब होता है जीवन। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा सही है। तो सभी जितने भी दिए हुए हैं ना वो सभी सत्य हैं। मतलब लिथोस्फीयर आप देखते हैं जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसको कहा जाता है। तो इसमें मतलब क्रस्ट का एक हिस्सा है लिथोस्फीयर, तो उसमें चट्टानों की अवस्थिति होती है, पत्थरों की होती है, तो वो नाम यही से आया है। वैसे ही एटमॉस्फियर हम लोग कहते हैं, तो उसमें वाष्प की उपस्थिति। तो कुल मिलाकर ई वाला ऑप्शन। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जलमंडल के बारे में यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में कुछ कथन दिए हैं, सत्य आपको चुनना है। तो हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल में महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत पानी और वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प है वो सब शामिल की जाती है। और महासागरीय जल में 4 प्रकार की मुख्य गतियां देखी जाती हैं। सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है और प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/4 भाग पर फैला हुआ है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो सही केवल पहला वाला है, जिसमें यह बताया गया है कि हाइड्रोस्फीयर में ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब पानी के जितने भी स्रोत हो सकते हैं वो सब शामिल किए जाते हैं। बाकी जितने भी स्टेटमेंट, जैसे आप देख रहे हैं कि महासागरीय जल जो है उसकी 3 प्रमुख गतियाँ होती हैं, 4 नहीं होती हैं। यहाँ 4 दे रखा है। ए वाले ऑप्शन को हमने सही माना है तो उसको लगा लेते हैं। 4 प्रमुख गतियां नहीं बल्कि 3 होती हैं। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ये आप भी जानते हैं, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, न कि 1/4 पर। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। कौन सा महाद्वीप एस के आकार का है? तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है और नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें महाद्वीपों के नाम नहीं बल्कि महासागरों के नाम दिए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा महासागर यस की आकृति का है, मतलब उसका जो शेप है वो अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा प्रतीत होता है। तो ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की आकृति बिल्कुल अंग्रेजी के अक्षर एस जैसी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये है। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। वायुमंडल से संबंधित कुछ कथन दिए हैं, मतलब तथ्य दिए हैं असल में, और उस पर आपको विचार करके जो सही है उसका चयन करना है। तो वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, मतलब प्रचुर मात्रा इन्हीं दोनों की है। और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वायुमंडल का घनत्व बदलने लगता है, मतलब उसमें भिन्नता देखी जाती है।
और घनत्व समुद्र की तलहटी पर सबसे ज़्यादा होता है। पहाड़ों पर हवा का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अब इसमें आप बताइए कि कौन सा सही है। प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ए, बी और सी तो सही है, लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है ना वो ठीक नहीं है, उल्टा दे दिया है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी वाला भी ठीक है, लेकिन डी वाला ऑप्शन गलत है। तो इसमें एक से ज़्यादा सही है, 3 ठे सही है, तो इसलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। पहाड़ों पर जब हवा का घनत्व कम होने लगता है, वहाँ पे क्या है, हवा की सघनता घटती जाती है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव न्यून होता जाता है, तो घनत्व कम होने लगता है और इस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया कि लगभग कितने मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ी होती है उनको पर्वत कहा जाता है। पर्वत होने के लिए कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो बताएं कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए 600 मीटर से ज़्यादा अगर ऊंचाई है और ढाल खड़ा है, एकदम समतल ढाल नहीं है, ढाल रहेगा तो समतल तो नहीं रहेगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कि ढलान एकदम से धीमी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा खड़ा ढाल होना चाहिए और 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई होनी चाहिए। तो ऐसी जो आकृति होती है, स्थलाकृति होती है, उसको हम पहाड़ी कह सकते हैं। तो इसमें से आप 600 वाला जो ऑप्शन है उसको चुनेंगे। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरी के वृक्ष जो कि मैंग्रोव हैं असल में, वो वहाँ पाए जाते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर का वो एक नेचुरल हैबिटेट है। तो आप बताएं कि ये डेल्टा किस आकृति का है। नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा विभिन्न आकृतियों के होते हैं, आप इन्हें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये कैसा है, ये क्वाड्रिलेटरल है या ऑक्टागोनल है या पेंटागोनल है कि हेक्सागोनल है, मतलब षटभुजाकार है, पंचभुजाकार है, कैसा है? ये त्रिभुजाकार है। वैसे भी डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा ये ग्रीक भाषा का ये भी अल्फाबेट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो स्मॉल लेटर है उसमें डेल्टा ऐसे लिखते हैं, कैपिटल वाला ऐसा होता है त्रिभुज की आकृति का। तो नदियाँ इसी प्रकार का शेप बनाती हैं प्रायः। तो इसमें से आप किसको चुनेंगे? जो त्रिभुजाकार आकृति है उसको चुनेंगे, और त्रिभुजाकार इसमें कहीं दिया ही नहीं है तो हम ई वाले ऑप्शन को चुन लेंगे, जिसमें कि सभी प्रश्नों का हल मिल जाता है। देखिए सुंदरवन का डेल्टा जो है ना त्रिभुज की आकृति का है और नदी के मुहाने पर ये स्थान बनते ही हैं तो त्रिभुजाकार होते हैं आमतौर पर। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। गलत कथन का आपको चयन करना है। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, मतलब महान मरुस्थल, और उत्तरी मैदानों में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यहाँ आप देख रहे हैं उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, ठीक है, जो उत्तर के मैदान हैं, समतल मैदान है नदियों द्वारा बनाए गए, उनके अगर आप दक्षिण में बढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के उच्चावच का वर्णन किया जा रहा है। और विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियों का प्रवाह होता है। ये नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो अगर इसको देखिए तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सब तो सही दिखाई दे रहा है। बाकी जितने भी यहाँ वर्णन किए गए हैं वो परफेक्ट हैं, तीनों ही। लेकिन यहाँ देखें, ये जो नदियाँ हैं, मतलब ये नदियों का मतलब नर्मदा और तापी से है, ये पूर्व की ओर कहाँ बहती हैं? अगर पूर्व की ओर बहती तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती, लेकिन असल में ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इसका मतलब है कि ये पश्चिम की ओर बहती हैं और छोटा सा मार्ग तय करती है, धारा इनकी तेज होती है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ज्वार नदमुख बनाते हुए ये अरब सागर में जाकर समाहित हो जाती है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है उसको क्रोड कहा जाता है, और इसकी त्रिज्या कितनी है जरा बताइए। किलोमीटर में दी है, ध्यान दीजिएगा। तो आंतरिक परत जो है ना, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, अच्छी खासी इसकी रेडियस है, और इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे शैलों के मुख्य प्रकार में शामिल नहीं किया गया है? तो अंतर्भेदी शैल जो है वो इसमें नहीं आते हैं, आग्नेय नहीं आते हैं, अवसादी नहीं आते हैं, या फिर कायांतरित नहीं आते हैं। तो आप जानते हैं कि शैलों के जब हम प्रकार बांटते हैं तो उसमें हम अंतर्भेदी कोई वर्णन नहीं करते हैं। ये जो इंट्रूसिव रॉक हैं इनके बारे में हम कहीं नहीं पढ़ते हैं। हम इग्नियस के बारे में पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री के बारे में पढ़ते हैं और मेटामॉर्फिक के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इन्हीं दोनों का रूपांतरण होता है तो रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, लेकिन इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 को देखें। कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतर्जनित बल से जुड़ा हुआ नहीं है? अंतर्जनित और बहिर्जनित जो बल होते हैं, तो अब बताएं समुद्री तरंग इससे संबंधित नहीं है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स यानी पर्वत निर्माणकारी जो शक्तियां होती हैं वो इससे जुड़ी नहीं है, भूस्खलन या ज्वालामुखी, बताइए कौन सा इससे कनेक्टेड नहीं है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए को हमने इसलिए चुना क्योंकि ये बहिर्जातीय बल है, मतलब बहिर्जनित बल है, इसका जन्म बाहर होता है, समुद्र की लहरें बाहर उठती हैं, वो धरती के अंदर तो उठती नहीं है। बाकी जितनी भी गतिविधियां आप देख रहे हैं वो धरती के अंदर होती है। टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स जो है वो काम करने लगते हैं, उसी से जुड़ा हुआ आपका ज्वालामुखी का भी प्रोसेस है। भूस्खलन जो है ये भी आंतरिक हलचलों की वजह से ही होता है कुल मिलाकर। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। अगले को देखते हैं भाई, प्रश्न संख्या 14। इसमें भूकंपीय तरंगों की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि जो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं उन तथ्यों पर विचार कीजिएगा। पी वेव्स जो होती हैं यानी पी तरंगे, इन्हें पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है यानी सरफेस वेव कहा जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम दिया गया है एस वेव को। यल वेव जो है ये ट्रांसवर्स कहलाती हैं यानी अनुप्रस्थ कहलाती हैं। तो आप बताएं कि सही कौन सा है प्रश्न संख्या 14, और करेक्ट आंसर इसका ई होगा, क्योंकि भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं और अनुदैर्घ्य कही जाती हैं पी वेव्स।
और एस तरंगों को कहा जाता है अनुप्रस्थ, जबकि जो सरफेस वेव का नाम दिया गया है वो एल तरंगों को दिया गया है। तो यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है, इसलिए हम ई वाले को चुनते हैं। ठीक है, ई वाले विकल्प को चुना और 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वायु की सबसे पतली परत कौन सी होती है। तो ये मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, एक्सोस्फीयर होता है या स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से दूर बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से दूर बढ़ते हैं वैसे वैसे वायु का घनत्व कम होता जाता है, गैसों की सघनता घटती जाती है और जो परतें हैं वो पतली होती जाती है। तो सबसे दूर वाली परत कौन सी है? ये बहिर्मंडल है और ये सबसे पतला होता है। मतलब इसकी जो बाहरी सीमा है वो अंतरिक्ष में कब विलीन हो जाती है मालूम ही नहीं होता है। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनेंगे, बहिर्मंडल। बाकी जितने हैं वो इसकी तुलना में सघन होते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पर्वतों से संबंधित, माफ कीजिए, पवनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो स्थायी पवनें जो होती हैं वो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें होती हैं। मौसमी पवनें जो है ये भारत में मानसूनी पवनें कहलाती हैं। स्थानीय पवनें जो है इसमें स्थल और समुद्री समीर को देखा जाता है। और लू जो है ये शुष्क स्थानीय पवन होती है जो कि गर्मी के महीने में चलती है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से सत्य कौन सा है? तो सत्य इसमें जितने भी हैं वो सभी हैं, जितने भी कथन दिए हैं कोई भी गलत नहीं है और इसलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 17, सही विकल्प का आपको चयन करना है। अर्जेंटीना में घास के मैदान जो है उन्हें पंपास कहा जाता है। घास के मैदानों से जुड़े हुए क्वेश्चन है। और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है वेल्ड, और सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पे स्टेपी कहा जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है? ये वाले प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इसे अगर आप देखें तो इसका जितना भी दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के बारे में ये सारे जितने भी ऑप्शन है वो दिए थे और सभी सत्य हैं। मिलान ठीक किया है तो ई वाले को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखें। इसमें कथन दिए हैं, विचार करके आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। तो रूसी भाषा यानी रशियन लैंग्वेज जो है उसमें टैगा का मतलब होता है शुद्ध और अनछुआ, मतलब एकदम प्योर है जिसे कि किसी ने टच नहीं किया है। और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश यानी 50 अंश से लेकर 70 अंश जो उत्तरी अक्षांश है उसमें भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिनका कि ऊपर का जो कैनोपी वगैरह है काफ़ी हरा भरा और घना होता है, सघनता होती है। चीड़, देवदार आदि जो शंकुधारी वन है, शंकुधारी वनों के मुख्य वृक्ष हैं। मतलब चीड़ और देवदार जो है ये असल में शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले मेन ट्रीज हैं। और अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल के रूप में जाना जाता है। मतलब अब जो सवाना घास स्थल है, घास भूमि है, अफ्रीका में पाई जाती है, ये उष्णकटिबंधीय है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न संख्या 18। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी इसमें ई ही चुनेंगे। और ई क्यों चुनेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारे जितने भी दिए हैं ये ठीक दिए हैं, इसमें जितनी भी जानकारियां हैं वो परफेक्ट हैं। तो ई वाले को चुना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखिए, यानी 19वें को। पूछा गया कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन निम्नलिखित में से उपोष्ण में किस अक्षांश के बीच में? मतलब यहाँ जो अक्षांश है, अक्षांश की अवस्थिति है वो आपसे पूछी जा रही है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन कौन सी रेंज में आता है। 10 अंश से लेकर 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में आता है। और यहाँ दक्षिणी अक्षांश का भी ऑप्शन दिया है, तो उससे आप इसमें जो गलत चीज़ें हैं उन्हें आराम से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और ये दोनों नदियाँ तो बिल्कुल, तो इस स्थिति में दक्षिणी अक्षांश कहाँ से आ जाएगा? तो इसमें कुछ ऑप्शन तो वैसे ही बाहर चले जाएंगे, जैसे कि ए वाला और डी वाला। अब बचा बी और सी। अब इसमें आप देखकर बताएं कि इनकी अवस्थिति कौन से अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक, तो इसमें से हम किसको चुनेंगे? इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको सही मानेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखें। कहा जा रहा है कि लद्दाख को खापान चान भी कहा जाता है और इसका मतलब क्या होता है? ये खापान चान जो शब्द है इसका मतलब असल में शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताइए। तो इसका मतलब होता है बर्फ की जमीन यानी हिम भूमि। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं, स्नो लैंड इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, और शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा शुष्कता है और ठंडी है कि ये शीत मरुस्थल के तौर पे देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय ऐसा है जो कि इसमें शामिल नहीं करने लायक है? मतलब असल में वो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो मल्च बनाना जो है ये मृदा संरक्षण का तरीका नहीं है, वेदिका बनाना नहीं है, या फिर समोच्च रेखीय जुताई करना नहीं है, या चट्टानी बांध यानी रॉक डैम बनाना नहीं है। बताइए। और ये जो 21वां है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ई वाला, क्योंकि जितने भी उपाय दिए हुए हैं ये सब तो मिट्टी बचाने के लिए ही काम आते हैं। मतलब इसमें से कुछ ज़्यादा कारगर है लेकिन सभी जितने भी हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। सब जगह पे एक ही तरीका काम नहीं करता है। तो ये अवस्थिति के हिसाब से कुल मिलाकर इसमें ई वाला। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि मृदा संरक्षण के उपाय में न काम आता हो। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक कौन सा है? जलवायु है, मृदा है, जल है, खनिज है, इसमें से कौन सा है? बताइए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हैं। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ दी हैं अगर ये किसी एक स्थान पर पाए जाएंगे प्रचुर मात्रा में तो निश्चित तौर पर वहाँ सघन आबादी की बसावट होगी। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब 4, और पूछा जा रहा है कि असत्य कौन सा है। तो जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है, मतलब जन्म कितने हुए
एक साल में या जितना रेंज तय किया गया है, तो उसको हम नापते हैं जन्म दर में। और जन्म दर जो है इसका मतलब होता है 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या की माप। और मृत्यु दर को 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या के आधार पर नापते हैं। और किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने की जो प्रक्रिया है इसको प्रवास कहते हैं। अब इसमें से आपको गलत की तलाश करनी थी। तो जितने भी कथन दिए हैं गलत तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बात सभी एकदम सही है, और इसीलिए हम ई को चुनते हैं कि इसमें से कोई भी गलत नहीं। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। इसका निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। और ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था आपको ये बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। 1985 की बात है, मतलब ये अधीन मानव संसाधन मंत्रालय, और इसमें कौशल बढ़ाना इसका उद्देश्य है लोगों के लिए। कुल मिलाकर इसमें से 1985 वाला जो ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, और देश के पहले वस्त्र उद्योग जो है ये फोर्ट गैलेस्टर, मतलब देश में पहले वस्त्र उद्योग से संबंध किसका है, फोर्ट गैलेस्टर 1818। और पहली सफल यंत्रीकृत जो वस्त्र मिल है, मतलब जहाँ पे मशीन के द्वारा कपड़ा बुनाई का काम होता है, वो सूरत में लगी थी और समय था 1854 का। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। प्रश्न संख्या 25 को आप देख रहे हैं, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। इसमें सारे सही नहीं है, डी वाला जो है ना वो गलत है। सबसे पहले सूरत में नहीं लगी थी, ये सबसे पहले लगी थी मुंबई में, और 1854 की तारीख। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो रॉ मटेरियल उपलब्ध जहाँ पे है उसको नहीं शामिल करेंगे, या भूमि को नहीं शामिल करेंगे, पानी को नहीं शामिल करेंगे, या जो श्रम है, श्रमिकों की उपलब्धता है, उसको हम नहीं शामिल करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर लें यहाँ पर, तो आपको ये दिखाई देगा कि कच्चा माल नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और उसके लिए मतलब उद्योग लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, पानी की आवश्यकता होगी, और काम करने वालों की ज़रूरत होगी। तो ये सब कुछ तो चाहिए, इसीलिए हम ई वाले को चुनते हैं कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। चाय की पत्तियों को अगर ग्रोथ देनी है, अच्छी मतलब बढ़ोतरी उन्हें देखनी है, तो उसके लिए ठंडी जलवायु और पूरे साल भर एक समान रूप से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय के उत्पादन के लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ढलान वाली जमीन चाहिए होती है, लेकिन ढाल तीखा नहीं होना चाहिए। और कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और इन फसलों की वृद्धि के लिए ज़रूरी है कि पर्वतीय ढाल ज़्यादा अच्छे तरीके से उपलब्ध हो, मतलब पर्वतीय ढाल पे ये सबसे बढ़िया उत्पन्न होते हैं। तो इसमें आप बताएं कि असत्य कौन सा है। इसमें गलत कथन का चयन आपको करना है। प्रश्न संख्या 27 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका भी ई होगा। जितने कथन है वो सभी सही है, गलत तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें भी हमने ई को चुना। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। पटसन यानी जूट से संबंधित कुछ कथन है, असत्य जो कथन है उस पर विचार कीजिएगा। तो इसे सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। काली मिट्टी में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है, और इसे उच्च तापमान और भारी वर्षा चाहिए होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये फसल उगाई जाती है। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पटसन के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा टिके नहीं, मतलब बरसे नमी रहे और निकल जाए, ऐसी। तो इस तरह की जो मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो काली मिट्टी का हम क्या करेंगे, इसीलिए बी वाले ऑप्शन को निकाल देते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। कौन सा अनाज बलुई मिट्टी में, यानी जो बालू वाली मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी का ही एक नया रूप होता है जिसमें कि बालू की तादाद ज़्यादा होती है। तो ऐसी मिट्टी में पानी टिकता नहीं है कुल मिलाकर। तो बलुई मिट्टी में उगाया जा सकता है। कौन सा अनाज है ये? मक्का है, कपास है, पटसन है कि मिलेट है, बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बलुई मिट्टी जो है इसमें मिलेट। अब यहाँ पे बलुई मिट्टी से तात्पर्य जो रेगिस्तानी बलुई मिट्टी होती है। नदियों के मैदान में भी बलुई मिट्टी पाई जाती है, लेकिन उसमें जलोढ़ के अंश पाए जाते हैं। और ये जो रेगिस्तानी मृदा होती है ये शुष्क होती है। तो इसमें मिलेट जो है ये मोटे अनाज के तौर पे बढ़िया उपजता है, ठीक। और इसे ज़्यादा देखरेख की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने डी वाले ऑप्शन को चुन लिया। 30वें नंबर के प्रश्न को देखें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि के बारे में कुछ विकल्प दिए हैं। तो विभिन्न स्थानों पर, चाहे दुनिया में हो या देश के ही अलग अलग भागों में हो, ये स्थानांतरित कृषि जो है जिसमें कि एक जगह खेत बनाया, फिर वो अनुपजाऊ हो गया तो जंगल काट के दूसरी जगह चले गए, ये वाला जो काम है ना, ये अलग अलग नाम से भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना जाता है। तो वही नाम दिया है और कहाँ पर किस नाम से जानते हैं वो दे रखा है। तो झूमिंग कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में, और वहाँ निर्वनीकरण के लिए बड़ी जिम्मेदार चीज़ है। मतलब वहाँ जो जनजातियाँ रहती हैं वो इस बारे में अवेयर नहीं है, जंगल को अपना मालिकाना हक समझती हैं और अपने तरीके से यूज़ करती हैं, और इसमें बर्बादी भी होती है। इसके बाद मिल्पा कहा जाता है ब्राज़ील में, रोका कहा जाता है मैक्सिको में, और लदांग जो शब्द है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है मलेशिया में। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। सही इसका ई वाला है, क्योंकि जितने हैं वो सब सही हैं। झूमिंग कहा जाता है उत्तर पूर्व भारत में, नॉर्थ ईस्ट में झूम कहा जाता है इसको, और मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में और लदांग मलेशिया में। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं।
यहाँ आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें जो शब्द दिया है वो अंगूरों की खेती से संबंधित है, मतलब उस विद्या के अंदर अंगूरों की खेती की जाती है। तो सेरीकल्चर में अंगूर उगाते हैं या फिर पिसीकल्चर में, कि विटीकल्चर में कि हार्टिकल्चर में, बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, विटीकल्चर में अंगूरों की खेती होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका उत्तर सी होना चाहिए, डी नहीं। ठीक है, मतलब सही जवाब क्या है, सी वाला है। बाकी सेरीकल्चर में आप जानते हैं कि रेशम का उत्पादन किया जाता है, पिसीकल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है, और हॉर्टिकल्चर में जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल फूल सब्जी इत्यादि है, फल हैं, वो सब उगाए जाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 32वां। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन किस देश में स्थापित किया गया था? ये कौन सा देश था सबसे पहला स्थापित किया गया दुनिया में? तो ये फ्रांस में स्थापित होता है और इसलिए हम सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, ये हमने देख लिया। इसके बाद 33वें में देखें, कहा जा रहा है कि जल विद्युत से संबंधित कुछ कथन दिए हैं, सत्य की पहचान आपको करनी है। तो देखें इसमें कहा जा रहा है कि बांधों में वर्षा का जल और नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। मतलब बिजली ऐसे ही बनती है, ज़्यादा ऊंचाई से पानी को एक धारा के साथ गिराया जाता है, तो नीचे जो टरबाइन मतलब पंचक्कियाँ होती हैं उनकी पंखुड़ी पर ये गिरता है और वो तेज रफ्तार में घूमने लगती हैं। यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और डायनेमो के सहारे उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ऐसे काम होता है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहता जल जो है ये बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर गिरता है, अभी अभी आपको बताया, और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। अब यहाँ ये बताया गया कि भारत के जो महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं उसमें भाखड़ा नांगल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब आप बताइए कि सत्य कौन सा है? तो सत्य इसमें जितने भी दिए हैं वो सब सत्य हैं। ठीक, जितने हैं वो सभी सही है, कोई भी ऑप्शन जो है वो गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प जल विद्युत के लाभ के लिए शामिल किया जा सकता है? तो स्थानीय समुदाय को हम विस्थापित कर दें वहाँ से और वहाँ पे जल विद्युत संयंत्र लगा लें, ऐसा। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाए, मतलब हम एक जगह पानी रोक दिए, बांध बना दिए, अपने इस्तेमाल के लिए उसको कर रहे हैं, और आसपास के जो निचले इलाके हैं वो पानी भरने से डूब जाएं, ऐसा। प्रदूषण को मुक्त कर सकते हैं और सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा दिया जा सकता है इससे। तो बताइए कि जल विद्युत के लाभ में कौन सा शामिल है? हालांकि इसमें कुछ चीज़ें तो हानि के तौर पर ही दिखाई दे रही। अब इसमें आप ई को चुनिए, क्योंकि कुछ जो है वो लाभ है और कुछ हानि है, जो कि सभी जल विद्युत से ही जुड़े हुए हैं। लाभ में यह है कि प्रदूषण से हमें मुक्ति मिलती है, दूसरा यह है कि सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा मिलता है, और इसी उद्देश्य से ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई भी जाती हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है? जहाँ पे ये बनता है वहाँ से हमें विस्थापित करना पड़ता है लोगों को, जो वहाँ बसे हुए लोग हैं। जैसे टिहरी डैम में विस्थापन बड़े पैमाने पर, सरदार सरोवर वाले में भी ये सब होता है। और दूसरे दिक्कत ये आती है कि जो निचले इलाके हैं, गाँव गिराव हैं, खेत हैं, वो सब जल प्लावित हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं, और स्थापित करने में खर्चा भी आता है। तो खर्चा तो खैर लागत प्रभावी है, मतलब जितना आपने लगाया उससे ज़्यादा वो फायदा देगा आपको। लेकिन जो दिक्कतें हैं, स्थानीय जनजाति संरचना इत्यादि को जो दिक्कत आती है वो बड़ी होती है। तो इसमें से हम ई को चुनते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। किस रंग के हीरे को दुर्लभ हीरा कहा जाता है? तो आमतौर पर हमने जो हीरा देखा वो ट्रांसपेरेंट होता है लगभग। अब इसमें आप बताइए कौन सा दुर्लभ होता है? तो दुर्लभ होता है हरे रंग का हीरा। ये जो हरा हीरा होता है ना, ये पृथ्वी की बहुत गहराई में भी पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में, जहाँ से इसे निकालना संभव नहीं। आमतौर पे ये हरा हीरा जो है ये दुर्लभ होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पे ये कम ही दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। यहाँ आप देखें, समुद्र तल पर औसत वायु दाब जो है ये मिलीबार में क्या है आपको बताना है, और समुद्र तल पर जो औसत तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में क्या है ये भी आपको बताना है। मतलब मात्रक ध्यान दीजिएगा, मिलीबार और डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आप बताएं। तो 36 जो है इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। ये 1013.25 मिलीबार होता है औसत वायुदाब, और समुद्र तल पर जो औसत तापमान होता है वो 15.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें से हम डी को चुनते हैं, जो कि है करेक्ट आंसर। इसके बाद 37वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। विषुवत वृत्त के कौन से अंश से कौन से अंश तक, जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच की अवस्थिति है, उसके पूर्वी तटों पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और पश्चिम की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये घटती जाती है। मतलब ये हमारी धरती है, ये इक्वेटर है, इधर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इधर साउथ है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो उत्तरी अक्षांश कौन वाला है और दक्षिणी अक्षांश कौन वाला है, जिसके कि बीच में जो ये पूरा एक बेल्ट आता है, इसके पूर्वी तटों पर यानी इधर की तरफ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं इधर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसमें आप रेंज बताइए, और 37 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये 35 अंश से लेकर 40 अंश, 35 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच की अवस्थिति होती है। इसके बाद 38वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक पैराग्राफ आपको दिया है। ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिक्स होने से बनते हैं। तो आप बताइए कि सही विकल्प कौन सा है, इसमें से सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा।
ये स्तरीय मेघ होते हैं, ठीक है, स्तरीय बादल होते हैं जो कि इस प्रकार की अवस्थिति में निर्मित होते हैं। मतलब इनका जो बनने का कारण है, ये ऊष्मा का ह्रास जब होता है तब भी बनते हैं, तापमान का अगर अंतर आता है, मतलब भिन्नता आती है टेम्परेचर में, तो भी इनका निर्माण होता है, हवाएं आपस में मिलती हैं, तो ये स्तरीय मेघ होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। 39वें प्रश्न में कहा गया कि किस जलाशय में जल का प्रतिशत सबसे कम होता है। अब ये जलाशय नहीं है, असल में वायुमंडल है। तो आप ये बताएं, रिजर्वायर का मतलब भंडारण, जहां आप किसी चीज का भंडार कर सकें, तो ये गैसों का भंडार है। अब बताएं, गैसों का भी भंडार है और साथ में आप देखें जीवों का भंडार है। यहाँ मिट्टी में नमी की बात की जा रही है और धारा और नदियां भी हैं, यानी बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें कहा गया है। तो आप इसमें से देखकर बताएं। कुल मिलाकर जलाशय जो है वो सही अनुवाद नहीं है, आप रिजर्वायर के तौर पर ही लीजिएगा। बताइए सबसे कम पानी कहाँ पर पाया जाता है प्रतिशत के हिसाब से। और प्रश्न संख्या 39 को अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होना चाहिए। मतलब जैवमंडल में ये जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो सबसे कम होता है। कितना होता है? तो 0.00004% होता है, बाकी में इससे ज़्यादा होता है। तो बायोस्फीयर को हम चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, तुर्की की जो वान झील है उसकी लवणता का प्रतिशत कितना है? तो अच्छी खासी लवणता है। और कितनी है तो आप बताइए। सबसे ज़्यादा मृत सागर की है 238 और तुर्की की जो वान झील है उसकी कितनी है? वो उससे भी ज़्यादा है 330। ठीक है, तो यहाँ पर जो 330 वाला ऑप्शन है उसको आप चुनेंगे। ठीक, और लवणता को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 330 को हमने चुन लिया। प्रश्न संख्या 41 को देखिए। कहा जा रहा है कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके हिसाब से जलवायु समूह ए में सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान क्या हो सकता है, और कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से जलवायु समूह जो ई है उसमें सभी महीनों का औसत तापमान क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में आपको रेंज पता होनी चाहिए, किस क्षेत्र में कितना तापमान रहता है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाए, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 10 डिग्री सेल्सियस से कम। ये प्रश्न जो है ना 2 हिस्से में बटा हुआ है, तो इसीलिए 2 उत्तर इसके उपलब्ध हैं। बी वाले ऑप्शन को चुना। प्रश्न संख्या 42 को देखिए। कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से जलवायु समूह ई में वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान क्या हो सकता है। ये मध्य अक्षांशीय जलवायु की बात हो रही है, यानी मिड लैटिट्यूड जो क्लाइमेट है, हम उसको देखकर यहाँ हल करेंगे। तो बताइए ये कितना होगा। सबसे ठंडा महीना है तो इसीलिए माइनस में टेम्परेचर दे रखा है। और प्रश्न संख्या 42 का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा, से ध्यान से पहले देख लीजिए, ए वाला। ठीक, ए वाले ऑप्शन को चुनेंगे। -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से ही उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को हम लोग ईटी से डिनोट करते हैं, मतलब उसके लिए जो प्रतीक है वो दे रखा है। आर्द्र महाद्वीपीय जो जलवायु है उसके लिए हम BWH का इस्तेमाल करते हैं। CSA कहते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट को। और टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु होती है उसके लिए हम DF सिंबल का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें आप ये बताएं कि सही कौन सा है। 43 को आप देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो भूमध्य सागरीय वाला जो दिया है वो ठीक दिया है। बाकी जितने हैं BWH जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के लिए इस्तेमाल होता है। और आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु के लिए हम DF का यूज़ करते हैं, टुंड्रा के लिए ET का यूज़ करते हैं। तो सी वाला एकमात्र सही है, उसको लगाते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण यहाँ भी वही काम कर रहा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को CFA से व्यक्त किया जाता है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल को AF से व्यक्त करते हैं। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है इसको BWK से दिखाते हैं। और उप उत्तर ध्रुवीय जो जलवायु है उसको DW से डिनोट करते हैं। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 44, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। जो उप उत्तर ध्रुवीय जलवायु है उसको DW से व्यक्त किया जाता है। बाकी जितने हैं जैसे कि AF से हम लोग व्यक्त करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को, और मध्य अक्षांशीय जो मरुस्थल है उसके लिए BWK का इस्तेमाल करते हैं, और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए CFA का यूज़ करते हैं। तो बाकी सब गलत, केवल जो डी वाला है वही सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। प्रति किलोग्राम समुद्री जल में किस घटक की मात्रा सबसे कम होती है? ग्राम में। ग्राम में ही तौल के देखना है आपको। तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? जो लवण होते हैं उनकी होती है। कुल मिलाकर सबसे कम मात्रा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम की होती है। सबसे कम क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा लगभग होती है 0.41, ये मतलब 1 किलोग्राम पानी का मापक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। प्रति किलोग्राम समुद्री जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बताइए। बाइकार्बोनेट पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, पोटेशियम की बोरेट। अब यहाँ जो पदार्थ दिए हैं उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समुद्री जल में पाया जाता है पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा होती है 0.38, बाकी बाइकार्बोनेट होता है 0.14, ब्रोमीन होता है 0.06 और बोरेट होता है और भी कम 0.02। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? सी वाले को, पोटेशियम। प्रश्न संख्या 47, किसी एक प्रकार की भूकंपीय तरंग पी तरंगों से संबंधित, मतलब यहाँ पे जो पी तरंग, यल तरंग और यस तरंग है, भूकंप की वेव्स होती हैं, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है। जो पी वेव्स होती हैं
पी वेव्स होती हैं, उनके बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए पहला कथन आपको कह रहा है कि ये जो तरंगे यानी पी तरंगे हैं, ये तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और धरातल पर सबसे पहले यही पहुंचती हैं और इन्हें प्राथमिक तरंग कहा जाता है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, यानी चलने के लिए माध्यम चाहिए। और ये तरंगे दो प्रकार के पदार्थों यानी गैस और द्रव से होकर गुजर सकती हैं और ये ठोसों से होकर नहीं गुजर सकती। इसका मतलब ये। अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 47 और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये तरंगे केवल दो प्रकार के पदार्थों से अगर होकर गुजरती तो ये फिर सरफेस को पार ही नहीं कर पाती। गैस और द्रव से होकर ये सिर्फ नहीं गुजरती हैं। ये तरंगे जो पदार्थ के तीनों माध्यम होते हैं, मतलब ठोस, द्रव और गैस, तीनों में चल सकती। बाकी जितना है वो ठीक। तो डी वाले ऑप्शन को चुन लिया और वो बाहर हो गया, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। समुद्री पश्चिमी तट जलवायु यानी जो तटीय जलवायु है, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु जो है, इसका एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है, मतलब वहाँ पे ये जलवायु नहीं पाई जाती है। असल में आपसे ये पूछा जा रहा है। और इसमें से अगर आप देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। साउदर्न कैलिफोर्निया और नॉर्दर्न चिली जो है वो इसमें नहीं आता है, मतलब इस तरह की जलवायु को नहीं दर्शाता है। बाकी समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु जिसे कि CJB कहा जाता है, ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है उसके हिसाब से, उसमें उत्तर पश्चिमी यूरोप आता है और दक्षिणी चिली भी आता है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया उसमें कवर होता है, न्यूजीलैंड भी आता है, कैलिफोर्निया भी आता है। लेकिन कैलिफोर्निया में जो उत्तरी कैलिफोर्निया है वो आता है, साउदर्न कैलिफोर्निया यानी दक्षिणी वाला नहीं आता है। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 से कितने सेंटीमीटर के बीच में रहती है, वो रेंज भी आपको साथ में बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। वेस्टर्न और नॉर्दर्न चाइना ये इसका लोकेशन है और 150 मतलब 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। 50वें प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन निम्नलिखित में से कौन सी गैस का होता है और ये गैस कितने प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना एक चिंता का विषय है, तो बताइए कैसे बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो बेहिसाब बढ़ रही है। 0.5% की जो वार्षिक दर है, वृद्धि दर है, वो इसमें दिखाई दे रही है, जो कि चिंताजनक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और 0.5। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 51 को देखें। क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी, वो समय आपको बताना है और 2005 में ये प्रभावी हुई थी। इस उद्घोषणा पर कितने देशों ने सहमति जताई, मतलब उसका अनुमोदन किया, तो देशों की संख्या भी आपको साथ में बतानी। और इसका जो सही जवाब है वो सी वाला हो जाएगा। ये 1997 की बात है और 141 देश तत्काल में इसका अनुमोदन करते हैं, मतलब इसे समर्थन देते हैं। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ने कितने औद्योगिक देशों को वर्ष कितने तक, मतलब कौन से वर्ष तक, अपने उत्सर्जन को 1990 का जो स्तर था वहां तक लाने के लिए या उससे भी 5% कम करने के लिए हिदायत दी है कि इतना आपको करना पड़ेगा। मतलब उत्सर्जन का जो प्रतिशत है उसको 1990 वाला जो उत्सर्जन का आंकड़ा था उससे भी 5 नीचे ले आना पड़ेगा। तो ये कब तक जो टारगेट है वो दिए गए हैं, ये बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा ये किया गया है। और इसका जो सही जवाब है इसमें आप देखें बी वाला हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। 35 और 2012, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसकी उद्घोषणा आपने पीछे देखा कि 1997 में हुई थी और बाकी 141 देश अनुमोदन इसका करते हैं और करीब 35 औद्योगिक देश जहाँ पे उत्सर्जन बहुत बेहिसाब है और उससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है, तो 2012 तक अपने उत्सर्जन को 1990 का जो अनुमानित स्तर है उससे 5% और कम करने की यहाँ पर हिदायत क्योटो प्रोटोकॉल में दी गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये सब जितने भी टारगेट हैं ये पूरे नहीं होते। 53वें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से सन में गणितज्ञ, और इन गणितज्ञ का नाम भी आपको बताना है, कि इन्होंने निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इसको किसने पेश किया था और कब किया था, और इस परिकल्पना में था क्या कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के क्लाउड से यानी उनके बादल से हुआ है और ये सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध था। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप जानते हैं कि चैम्बरलिन जो है इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। लाप्लास की परिकल्पना क्या कहलाती है बताइए। तो लाप्लास की ही जो परिकल्पना है, ये गणितज्ञ थे और इन्होंने 1796 निहारिका के आधार पर अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहा कि एक पूरा कई सारे पदार्थों और गैसों से मिला हुआ बादल है और धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ उसमें निहित हैं, जिसके संयोजन से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका डी हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को चुना और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से लावा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, ये आपको बताना है। लावा में कौन सी अक्रिय गैस होती है बताइए। तो आर्गन होती है या फिर कौन सी होती है, हीलियम होती है। इसके अलावा प्रश्न में एक चीज़ और पूछी गई है, ये तो आधा था प्रश्न। निम्नलिखित में से लावा में कौन सा यौगिक नहीं पाया जाता है। जो पाए जाते हैं वो नहीं चुनना है, जो नहीं पाया जाता है वो चुनना है। तो पहले तो आप ये देखें कि लावा में अक्रिय गैस कौन सी होती है और कौन सा यौगिक इसमें नहीं होता है। और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। आर्गन गैस जो है होती है, मतलब आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है, ऑक्टेट के नियम का पूरी तरह से पालन करती है। तो आर्गन इसमें पाई जाती है लावा के अंदर,
गैसों की उत्पत्ति होती है तो। और कैल्शियम के यौगिक जो है वो आमतौर पर लावा में उपस्थित नहीं होते हैं, बाद में बाहरी सतह पे आने पे मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन अंदर से निकलने वाले लावा में नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके हिसाब से पृथ्वी का स्थल मंडल मुख्यतः कितनी प्लेटों में विभाजित किया गया और कौन सा क्षेत्र उत्तर अमेरिकी प्लेट की सीमा को निर्धारित नहीं करता है, बताइए। टेक्टोनिक प्लेट्स ये बटी हुई हैं और इनमें लगातार संचलन होता रहता है, तो करेक्ट आंसर 55 का क्या होगा, डी वाला होगा। मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो 7 प्लेटों में, 7 जो टेक्टोनिक प्लेट हैं, बड़ी वाली प्लेटें हैं, उनमें डिवाइड किया गया है। और उसके बाद बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, छोटी छोटी। और उत्तर अमेरिकी प्लेट जो है इसमें पश्चिमी अटलांटिक तट ये सम्मिलित किया गया है। तो कुल मिलाकर हम चुनते हैं किसको, इसका जो डी वाला ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपको तलाशना है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, आयरन, यानी लोहे की उपस्थिति इसमें सबसे कम होती है। कितना पाया जाता है, तो 5%। सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, फिर तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अभी आपको पीछे बताया, अब उसी के आधार पर निर्णय लेना है। तो इसमें से आप ए को चुनेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो थोड़ा अलग प्रकार के हैं। तो कैल्शियम इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और कितना, तो 3.63। बाकी सोडियम उससे भी कम होता है, पोटेशियम उससे भी कम होता है, और मैग्नीशियम इसमें सबसे कम होता है। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। कौन सा गलत है, इसका चयन आपको करना है। पायरोक्सिन के बारे में यहाँ पर तथ्य दिए हुए हैं। तो इसमें पायरोक्सिन में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन तथा सिलिका भी शामिल होते हैं। इन सब के मिलने से ये बनता है। और पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसका लगभग 10% भाग पायरोक्सिन से बना हुआ है। यह आमतौर पर उल्का पिंडों में पाया जाता है, और इसका रंग भूरा होता है या फिर काला हो सकता है। तो आप ये बताइए कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है। 58 करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका जो रंग है वो भूरा और काला हो सकता है। ये वाला जो ऑप्शन है इसका रंग हरा या काला हो सकता है। काला तो हो सकता है लेकिन भूरा नहीं हो सकता, हरा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सही है। डी वाले ऑप्शन को हमने चुना। 59 को देखते हैं। एम्फीबोल के बारे में जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम, इन सब के मिलने से एम्फीबोल का निर्माण होता है। और पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसका लगभग 7% हिस्सा एम्फीबोल से बना हुआ है। इसका उपयोग लौह और इस्पात उद्योगों में किया जाता है। हार्न ब्लेड जो पदार्थ है ये भी एम्फीबोल से ही बनता है, मतलब इसी का एक प्रकार है असल में। अब आपको ये बताना है गलत कौन सा है, 59। और 59 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी होगा। लोहे और इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, ये वाला कथन गलत है। असल में एस्बेस्टस बनाने में इसका निर्माण, एस्बेस्टस के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जितनी चीज़ें इसमें दी हुई हैं वो ठीक हैं। और पृथ्वी की सतह का, मतलब भूपृष्ठ का लगभग 7% हिस्सा ये एम्फीबोल से बना हुआ है। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को हम बाहर कर देते हैं कि ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। असल में ये एस्बेस्टस की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर यूज़ होता है। प्रश्न संख्या 60 को देखिए। कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिएगा, पेड़ों की प्रजातियों से संबंधित है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये महुआ और महोगनी, मतलब इन वनों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में अमलतास और चंदन उगते हैं। साइडर और होलक जो है ये अर्ध सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वहाँ पे एक्सेलवुड और रोजवुड जैसे वृक्ष पाए जाते हैं जो कि दैत्याकार होते हैं। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से सही कौन सा है। सही इसका सी वाला है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। सी को हम यहाँ पे पहले पकड़ लेते हैं। बाकी जितने हैं देखिए, जल की उपलब्धता के आधार पे वृक्षों की उत्पत्ति होती है, पानी जैसा मिलेगा। तो उस आधार पे जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है वहाँ महुआ और चंदन उगते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है तो वहाँ अमलतास और एक्सेलवुड उग सकता है। अर्ध सदाबहार वनों में साइडर और होलक पाए जाते हैं। और रोजवुड और महोगनी की जो स्थिति है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार में है। तो यहाँ जो आप देख रहे थे ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार, रोजवुड तो इसी में पाया जाता है, लेकिन ये जो अक्सलवुड है वो इसका नहीं है। तो इसमें पेयर गड़बड़ कर दिया। तो कुल मिलाकर इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी वाला है। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का प्रतिशत नहीं बल्कि आंकड़ा कितने सेंटीमीटर से कम होता है। और इस प्रकार के वन निम्नलिखित में से किस राज्य के दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो राज्य बताना है और वर्षा का जो अमाउंट है वो बताना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर ये जो 61 है इसका ए वाला हो जाएगा। ये उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है 50 से कम सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर से कम जब औसत वार्षिक वर्षा होती है तो उगते हैं। और पानी की निहायत ही कमी होती है। और पंजाब का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उसके अर्धशुष्क क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इसके बाद 62वें नंबर के प्रश्न को देखें। भारत में आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है, मतलब कितने लाख हेक्टेयर है वो आपको बताना है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में कितने प्रतिशत से अधिक जमीन पर जंगल पाए जाते हैं। हालांकि तेजी से कम होते जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, लेकिन फिलहाल कितनी प्रतिशत भूमि पर जंगल पाए जाते हैं बताइए।
ये 62वां क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। असल में 29 लाख हेक्टेयर जो है ये कुल आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल है, रिकॉर्डेड है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में करीब 30% से ज़्यादा जो ज़मीन है उस पर अभी भी जंगल पाए जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें अगला प्रश्न, यानी ये असल में जो हिंदी वाला इसका इधर वाला विकल्प दिया है ना, इसमें 3.9 कर लीजिएगा। ये 39 नहीं है बल्कि 3.9 यानी 3.9 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और संपूर्ण विश्व में कितना है, ये दोनों चीज़ आपको बतानी है। औसत दिया हुआ है और 63वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। भारत के लिए है 382 और विश्व के लिए कितना है 51। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64, किस क्षेत्र में पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया तो नहीं है, ये कौन सा है? दक्षिण मध्य एशिया है। एशिया महाद्वीप में भी अलग अलग पार्ट हम बांट लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो अभी देखा जा रहा है वो दक्षिण मध्य एशिया में देखा जा रहा है। डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसीलिए यहाँ एशिया का ही अलग अलग पार्ट दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन डी वाला विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। इसमें से किस नदी या नदियों के उपजाऊ मैदानों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है? आमतौर पर यह धारणा है और ये सही भी है कि नदी के जो उपजाऊ मैदान होते हैं नदियों द्वारा बनाए गए, वहाँ पर उर्वरा शक्ति अच्छी होती है, तो खेती बढ़िया होती है, व्यापार उद्योग लगते हैं, सब कुछ वहाँ उपलब्ध होता है, तो जनसंख्या वहाँ ज़्यादा घनी पाई जाती है। लेकिन ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान नहीं है, अमेजन का मैदान नहीं है, वांगहो और जोंगचियांग नदियों का मैदान नहीं है, या नील नदी का नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? 65वां आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर क्या होगा? ये डी वाला हो जाएगा। माफ कीजिए, इसका जो बी वाला है वो हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में दिया है अमेजन। तो अमेजन भले ही एक लंबी चौड़ी नदी है और इसके आसपास के क्षेत्र उपजाऊ भी है, सघन जंगल वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो स्थिति तो है और वन्य जीव संपदा के लिहाज से ये प्रचुर मात्रा में संपन्न भी है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्र तो क्या एकदम वीराना होता है, मतलब मनुष्य की उपस्थिति नगण्य ही होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ओसाका जापान में एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है और वस्त्र उद्योग जो यहाँ का है वो पूरी तरह से आयातित कच्चे माल पर निर्भर है, यानी बाहर से मंगाना पड़ता है। और कपास का आयात जो है ये ओसाका में मिस्र से किया जाता है, भारत से भी जाता है कपास वहाँ, इंडोनेशिया भी वहाँ पे कपास भेजता है और ब्राज़ील भी भेजता है। अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? ओसाका के बारे में इतने सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, जिसमें ये कहा गया है कि गलत चुनना था, तो डी वाले में कहा गया कि कपास का आयात इन देशों से होता है, जबकि सही बात यह है कि कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। इसमें इंडोनेशिया और ब्राज़ील जो घुसा दिया है, इस वजह से ये काम गड़बड़ हो गया है। बाकी जितने स्टेटमेंट हैं वो एकदम परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में पहली सूती मिल की स्थापना कब की गई थी, वो समय बताइए, और कौन सा बंदरगाह अहमदाबाद में मशीनों के आयात और सूती वस्त्रों के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। ये दो चीज़ें आपको एक साथ इसमें पूछी जा रही है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। ये 1859 की बात है और ये मुंबई पोर्ट है जो कि इस प्रकार के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत के कुछ क्षेत्र सूती वस्त्रों के संदर्भ में अपनी गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए दुनिया भर में विख्यात थे, और ये कौन कौन से क्षेत्र थे आप बताएं। अब तो जब ब्रिटिश शासन आया तो उपनिवेशवाद में सब कुछ यहाँ से ले जाकर, कच्चा माल ले जाकर अपने यहाँ उससे मशीन से कपड़े और तमाम चीज़ें बनाते थे और यहाँ के उद्योगों को नष्ट करके अपने ही सामान को यहाँ ले आकर बेचते थे। ये उनका तरीका था। तो सारे जितने भी घरेलू उद्योग थे वो बर्बाद हो जाते हैं। फिलहाल ये पहले की स्थिति पूछी जा रही है कि कौन सा था। तो कालीकट का मलमल था, ढाका की छीट थी, मसूलीपत्तनम के कैलिको थे, कौन सा था? तो 68वां आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले जो सूती वस्त्र थे ये पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते थे। तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक, डी वाले को चुना। आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सूती वस्त्रों के उत्पादन की गौरवशाली परंपरा रही है अपने देश में। तो ब्रिटिश शासन से पहले ढाका का मलमल, अब यहाँ दिया हुआ है सब उल्टा सीधा, ढाका की छीट दे रखा है। ढाका का क्या था? मलमल था, और ये ऐसा कपड़ा होता था कि लंबा चौड़ा वस्त्र आप एक मुट्ठी में समेट सकते थे, इतना ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। 69वें क्वेश्चन में कहा गया कि पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल, मतलब मशीन द्वारा चलने वाली, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है? ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये पहली जो मिल है इस प्रकार की यंत्रीकृत, ये मुंबई में स्थापित की जाती है 1854 में, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो इसमें से आप किसको चुनेंगे? इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, मुंबई और पुडुचेरी। पुडुचेरी वो केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रश्न संख्या 70 को देखिए। कहा जा रहा है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की गई थी, कहाँ पे, और वो स्थान किन नदियों के संगम के पास में स्थित है? तो एक नदी का नाम दे दिया है खरकई और दूसरी नदी का नाम आपको बताना है।
तो प्रश्न संख्या 70 और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। झारखंड में सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पे जहाँ दोनों मिलती हैं उसी के पास में साकची नाम की एक जगह है जहाँ पे टाटा की ये फैक्ट्री शुरू होती है 1907 में। काफ़ी पुरानी बात है और सी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को कोयला किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है, मतलब कौन सा कोयला क्षेत्र है वहाँ से ये कोयला प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, मतलब स्टील कंपनी है, इसको लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज ये 2 राज्यों से प्राप्त होता है। तो वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 71 और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, झरिया। ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र जो है वहाँ से ये प्राप्त करते हैं कोयला। और साथ साथ यहाँ आप देख रहे हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ से ये अपने बाकी जो मटेरियल है उनको प्राप्त करते हैं। 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये पूरे जो इस्पात उत्पादक केंद्र हैं उनका विस्तार दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। 72 में भी कहा जा रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला, बोकारो जैसे जितने भी महत्वपूर्ण इस्पात का उत्पादन करने वाले केंद्र हैं ये ऐसे क्षेत्र में है जो कि 4 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 4 राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब 4 राज्यों के नाम सूची में वो नहीं शामिल है, तो आप इसमें से देखकर बताएं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर ये सब नाम आपने पीछे भी सुने हैं, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो ये सब इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। और 4 राज्य कौन कौन से थे अभी हमने पीछे जस्ट देखा है, बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो इसमें से हम बाहर किसको करेंगे, बी वाले को। मध्य प्रदेश इसमें नहीं आता है। पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो हम कहते कि मध्य प्रदेश, लेकिन अभी वो अलग हो गया है तो हम मध्य प्रदेश को बाहर कर देते हैं। इसके बाद 73वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें, कौन सा देश उन देशों के अंतर्गत नहीं आता है जिसमें कि लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है, और कौन सा देश उन देशों के अंतर्गत नहीं आता है जिसमें कि सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी फला फूला है। जो नहीं आता है वो आपको बाहर करना है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ताइवान और रूस। ताइवान और रूस वाला जो पेयर है उसको हम बाहर करते हैं। लौह इस्पात उद्योग से संबंधित देशों में जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है, जापान है, और भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान ये सब सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं। किस वर्ष में भोपाल गैस कांड हुआ था? और 1989 में सरकारी सूचना के हिसाब से आधिकारिक रूप से, वैसे तो न जाने कितने मर गए थे, लेकिन सरकार की रजिस्टर्ड जो बुक थी उसके अंदर आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या कितनी थी? यकीन मानिए कि ये जो संख्या है ये सिर्फ रत्ती भर है, जितने वास्तव में मरे थे या उसके शिकार हुए थे। तो प्रश्न संख्या 74 को देखें और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। 3 दिसंबर की ये बात है, जाड़े की रात रहती है, लोग चैन की नींद सोए रहते हैं 1984, और एकाएक कार्बाइड प्लांट जो है वहाँ से गैस रिलीज कर दी जाती है और लोग मारे जाते हैं, जो सोए थे वो सोए रह जाते हैं। तो ये तारीख थी 3 दिसंबर 1984 की, और 1989 में ये डाटा जारी होता है जिसमें कि 3598 लोगों के मरने की पुष्टि की गई थी, जो कि बहुत ही सामान्य संख्या है, जबकि वास्तव में ढेर सारे लोग मरे थे। तो सी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद 75वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से किस वर्ष चोंगिंग और गाओ में एक गैस कूप में यानी गैस के कुएं में विस्फोट हुआ था? और चोंगिंग जो है ये कौन से देश से संबंधित है ये भी आपको बताना है। तो वर्ष बताना है और देश का नाम बताना है, और इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ये चीन की जगह है, नाम से वैसे भी मालूम हो रहा है, और साथ में ये 2005 की बात है। 23 दिसंबर 2005 में गैस के कुएं में विस्फोट हो गया था और करीब 243 लोग मारे गए थे, और 9000 लोग जो है वो दुर्घटना के उसके बाद शिकार होते हैं। तो बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है, मतलब किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि जो है वो प्रचलित नहीं है? तो ये अमेजन का सघन वन क्षेत्र है, या उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, दक्षिण पश्चिमी एशिया है, या उत्तर पूर्वी भारत है? तो सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। दक्षिण पश्चिमी एशिया जो है वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रचलित नहीं है। बाकी जितने इलाके आप देख रहे हैं वहाँ पे ये है, ठीक। साउथ वेस्ट एशिया को हम इसमें नहीं डालेंगे। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के सबसे बड़े भूतापीय विद्युत संयंत्र पाए जाते हैं? और एक भूतापीय विद्युत संयंत्र पुगा घाटी में है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुगा वैली स्थित है? ये 2 चीजें आपको बतानी है। और 77 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये यूएसए और लद्दाख वाला जो पेयर है ना, इसको चुन लीजिए, ये परफेक्ट है। पुगा वैली कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया कि इसमें गलत विकल्प कौन सा है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र और राज्य का मिलान किया है। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में है, और कैगा जो है वो कर्नाटक में है। गलत कौन सा है वो आप देखकर बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मतलब इसमें जो राणा प्रताप सागर आप देख रहे हैं, तो राणा प्रताप सागर की अवस्थिति कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में जो नरोरा नाम की जगह है वहाँ पे स्थित है, ठीक। तो राणा प्रताप सागर को आपने देखा, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने में गड़बड़ हुई है। राणा प्रताप सागर को जो मध्य प्रदेश से मिलाया है, यहाँ पे राजस्थान होना चाहिए था। राजस्थान में जो कोचिंग फैक्ट्री है कोटा, उसके पास में ये स्थित है राणा प्रताप सागर, तो इसको आप यहाँ देखें, गलत मिलान है। परमाणु ऊर्जा केंद्र ये सारे हैं, तो इसे हमने देखा। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 79। इसमें कहा जा रहा है कि किन देशों में पवन फार्म नहीं पाए जाते हैं। तो पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं किया जाता है। हवा का प्रवाह जिन देशों में अच्छा खासा है, मतलब हवा से अच्छी खासी हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पवन चक्कियाँ लगी होती हैं। तो ये कौन से देश हैं आप देखकर बताएं। 79 ए वाला होगा। पवन फार्म जो है वो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं। ये पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रूस और फ्रांस में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, न तो रूस में पाए जाते हैं न फ्रांस में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। कहा गया कि विश्व का पहला सौर और पवन ऊर्जा संचालित जो बस अड्डा है वो कहाँ पे है, कौन से देश में है और किस देश का जल विद्युत विकसित, यहाँ आप देख रहे हैं कौन सा देश जल विद्युत विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश था। मतलब पानी से बिजली बनाने का काम उसने सबसे पहले शुरू किया, बाद में दुनिया ने। तो ये 2 देशों के नाम आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे ने सबसे पहले पानी से बिजली बनाने का काम शुरू किया और दुनिया ने उसी से सीखा। और स्कॉटलैंड जो है यहाँ पे सबसे बड़ा बस अड्डा है, मतलब ये पवन ऊर्जा से संचालित है, विश्व का पहला। इसे हमने देखा। प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। विश्व की ऊर्जा का कितना हिस्सा, मतलब कितने हिस्से का यहाँ बात किया जा रहा है कि वह पानी के विद्युत द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब जल विद्युत का इस्तेमाल करके उसे उत्पादित किया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक है। पानी से बिजली बनती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो कितना हिस्सा इससे विद्युत का कवर होता है ये आपको बताना है। और अग्रणी उत्पादक इस मामले में कौन सा है, कौन सा नहीं है, यहाँ पे कौन सा देश नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 81 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। मतलब 1/4 पार्ट जो है वो विद्युत का, यहाँ आप देख रहे हैं विश्व की ऊर्जा का करीब 1/4 हिस्सा जो है वो जल विद्युत से उत्पादित किया जाता है। और यहाँ आप देखें उरुग्वे जो है ये जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक नहीं है। बाकी जितने देशों को आप देख रहे हैं वो सभी अग्रणी उत्पादक हैं, जिसमें कि पराग्वे भी है, नॉर्वे भी है, ब्राजील और चीन तो है ही है। अगले वाले को देखें। 82वां प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक नहीं है और निम्नलिखित में से किस देश में प्राकृतिक गैस के संसाधन नहीं पाए जाते। ये 2 चीजें आपको बतानी है। और 82वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। यूएसए और कुछ एरिया जो उड़ीसा के, मतलब अपने उड़ीसा राज्य के तटवर्ती इलाके हैं, अब तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे गैस के संसाधन नहीं पाए जाते। तो इसे हमने देखा। भारत में वैसे देखा जाए तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के जो अब तटीय क्षेत्र हैं वहाँ प्राकृतिक गैस के संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन उड़ीसा के किनारे नहीं पाए जाते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। कौन सा देश विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में नहीं देखा जाता है, ये आपको बताना है। साथ में ये भी बताना है कि कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड का नहीं। तो अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसमें नहीं गिना जाता है। मतलब चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इस तरह के देश आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। और भारत के जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें पश्चिम बंगाल में रानीगंज को आप देखते हैं, झारखंड में झरिया, धनबाद, बोकारो, इन सबको देखते हैं। तो इसमें से आप चुनेंगे किसको, सी वाले को चुनेंगे। ठीक है, ये झारखंड का नहीं है। रानीगंज कहाँ का है बताइए, अभी अभी आपको बताया रानीगंज कहाँ का है। तो ये जो जगह है ये पश्चिम बंगाल की। इसके बाद प्रश्न संख्या 84। 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से एक व्यक्ति की आयु कितने वर्ष या उससे ज़्यादा है तो और उस आयु वर्ग में वो किसी भाषा को समझ, लिख या पढ़ सकता है तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। साक्षरता की परिभाषा असल में दी है कि कौन सी आयु वर्ग का जो व्यक्ति है या बच्चा है, अगर वो किसी भाषा को समझ, लिख और पढ़ सकता है तो उसे हम साक्षर कहेंगे। बताइए, 9 साल की आयु, 8 साल की आयु, 6 साल की आयु, कौन सी? तो 7 वर्ष। ठीक है, इसमें जो 7 वाला ऑप्शन है, सी वाला, उसको चुनेंगे। 7 वर्ष की आयु का अगर कोई बच्चा है, किसी भाषा को वो समझ भी सकता है, लिख सकता है या फिर उसे पढ़ सकता है, तो हम कहेंगे कि वो साक्षर है। प्रश्न संख्या 85। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग केवल कृषि का काम करता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है, मतलब कितना कितना है क्रमशः, वो भी आपको बताना है। तो अभी भी अगर हम सेंसस का रिकॉर्ड माने, जो कि पिछली ही सेंसस अभी चल रही है, तो 64% भाग अपने देश का केवल कृषि कार्य करता है, कृषि पर आधारित है। और 13 और 20% का जो अनुपात है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या को दर्शाता है। 13% द्वितीयक के लिए और तृतीयक के लिए 20। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, बी वाले को। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 251 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले 2 पूर्वोत्तर के राज्यों का नाम आपको बताना है। तो सिक्किम और त्रिपुरा का नाम आप रखेंगे, असम और त्रिपुरा रखेंगे, सिक्किम मिजोरम रखेंगे या फिर असम और मिजोरम। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसे आप देखें। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम आबादी, और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। असम और त्रिपुरा को आप इसमें शामिल कर लीजिए। ठीक, मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं उसमें अरुणाचल को आप रख सकते हैं और नागालैंड को भी रख सकते हैं। सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, ये सब इसमें आएंगे। और 251 से लेकर 500 की जो रेंज है उसके बीच में आप असम और त्रिपुरा को रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, जो कि है 87वां। कहा जा रहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो लिंगानुपात का प्रतिशत किस में सबसे ज़्यादा है बताइए।
और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है इसमें, अगर देखा जाए 995 है इसकी तुलना में, मतलब बाकी राज्यों की तुलना में। आंध्र में कितना है, तो 992 है, ये 1000 पुरुषों पर देखा जाता है। छत्तीसगढ़ में 991 है, मणिपुर में 987 है। प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची यानी जो रेड लिस्ट है उसके अंतर्गत 352 औषधीय पौधों की गणना की है, और इसमें से कितने पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं और कितने जो है वो नष्ट होने के खतरे में शामिल हैं, बताइए। मतलब इसमें क्रिटिकली थ्रेटेंड जो है उनको आपको बताना है और इंडेंजर्ड जो प्लांट है उनकी संख्या को बताना है, तो देखकर बताइए। और करेक्ट आंसर इसका सी होगा। करीब 52 ऐसे औषधीय महत्व के पौधे हैं जिनकी गणना की जाती है, और इसमें से 52 पौधे बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं और करीब 49 जो है वो नष्ट होने के कगार पे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो दिया हुआ है ना 352, तो 352 में से कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि ज़्यादा संकट में हैं और कुछ जो है वो नष्ट होने के खतरे में शामिल हैं। तो इस तरह की स्थिति में 49 हैं जो कि नष्ट होने के खतरे में शामिल हैं, और जो ज़्यादा संकटग्रस्त हैं उनकी संख्या है 52। तो इसमें से आप चुनेंगे किसको, सी वाले को। इसके बाद प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान को कब शुरू किया गया था और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब शुरू की गई थी। तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया जाता है, ये 1985 का है, और नदी संरक्षण योजना जो है वो कब की है, वो 1995 की है। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कावेरी द्रोणी का विस्तार नहीं है, कावेरी नदी की द्रोणी नहीं पाई जाती है, और कौन सी नदी कावेरी की सहायक नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिए जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। आंध्र में कावेरी द्रोणी का विस्तार नहीं है, और भीमा जो है ये कावेरी की सहायक नहीं है। वैसे अगर देखें तो ब्रह्मगिरी की श्रृंखला से पश्चिमी घाट से कावेरी निकलती है, और उसके बाद तमिलनाडु में कुडलूर के पास में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर दक्षिण में मिल जाती है। लंबाई करीब 760 किलोमीटर है, जो कि न तो बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है। मुख्य जो सहायक नदियां हैं उसमें अमरावती को आप देखते हैं, भवानी भी है, हेमावती भी है, काबिनी भी है, और इसकी जो द्रोणी का विस्तार है उसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आते हैं, लेकिन आंध्र नहीं आता। प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृष्णा द्रोणी का विस्तार नहीं है और कौन सी कृष्णा की सहयोगी नहीं है। तो डी वाले ऑप्शन को आप चुन लीजिए। देखिए केरल में कृष्णा की द्रोणी नहीं पाई जाती है, और हेमवती जो है वो इसकी सहयोगी नहीं है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है, और करीब 1400 किलोमीटर बह के अंत में पूरब दिशा में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, अभी भीमा को आपने पीछे देखा था, ये सब इसकी सहायक नदी है। और द्रोणी का विस्तार ये 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र में है। इसके बाद प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। महानदी रिवर यानी महानदी निम्नलिखित में से कौन से राज्य से निकलती है, और किस राज्य में महानदी की द्रोणी नहीं है। अब ये आप बताइए उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ तक इसकी द्रोणी का विस्तार है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। सी वाले को हमने चुना, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, और मध्य प्रदेश में इसकी द्रोणी का विस्तार नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि क्षेत्र है वहाँ से ये निकलती है, उड़ीसा से होकर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और जो विस्तार इसका देखा जाता है उसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं आता है। प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया जाता है, और ये जो समय इसका दिया है उसको ध्यान से देखिएगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट का जो टाइम है वो 2000 का है, मतलब सन 2000। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1986 का है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1976 का है। इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत को पहचानना बहुत आसान है। मतलब आप जानते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 का है, ना कि 1976। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये गलत है। प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम और क्षेत्र दिया है, आपको जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो पामादाबी जो कृषि है ये आंध्र प्रदेश में होती है, कुरुवा जो है ये झारखंड की है, दीपा आपकी छत्तीसगढ़ की है, और वाल्टरे जो है वो राजस्थान की है। अब इसमें आपको देखकर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ये जो पामादाबी दिया हुआ है ना यही वाला गलत है। पामादाबी कहाँ पे प्रचलित है, ये ओडिशा की है, ना कि आंध्र की। बाकी जितने हैं वो ठीक है। प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में एक प्रकार की काटने और जलाने वाली स्थानांतरित कृषि जो है उसके द्वारा जंगलों का विनाश हो रहा है। मतलब काटा जाता है, नहीं तो जला दिया जाता है, जंगल खत्म, और उसके बाद वहां पर खेत बना लेते हैं। तो ये कहाँ पर प्रचलित है बताइए। और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलता है, और इससे सघन वनावरण जो है वो खत्म होता जा रहा है। प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। भारत में वन सर्वेक्षण के हिसाब से कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के बीच में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। इंसान ने ये जंगल उजाड़ने का महान काम कर लिया, बताइए कितना क्षेत्र बर्बाद हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए वाला होगा। 26,200 वर्ग किलोमीटर का जो वन क्षेत्र था, मतलब सोचिए घने वृक्ष वहां पाए जाते थे, उनको काट कर जीव जंतुओं का आवास उजाड़कर अपना पेट भरने का जुगाड़ कर लिया। तो ये काम किया गया, और ए वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। मतलब 1951 से लेकर 1980 ज़्यादा समय अंतराल नहीं है। और इसके बाद 97 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। लेटेराइट मिट्टी से ये जुड़ा हुआ कथन है, मतलब कई सारे कथन है।
तो आप बताइए इनका निर्माण यानी लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में होता है। और आर्द्र और शुष्क जलवायु के बाद मतलब पहले आर्द्र जलवायु आती है फिर शुष्क जलवायु आती है, तो इस जलवायु परिवर्तन की वजह से ये मिट्टी बनती है। इसमें ये कारण दिया है। और ये मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, इसमें अम्ल की अधिकता होती है। ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट क्षेत्र है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, उत्तर पूर्वी प्रदेश, वहाँ पर पाई जाती है। और इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 97 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ई होगा। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ आप ई वाले ऑप्शन को देख लीजिए, ये सारे स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं ये सभी सही हैं। मतलब इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कि गलत है। तो हम इसमें से ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं जिसमें कहा गया कि इसमें नॉन ऑफ द एबव यानी गलत कोई नहीं। आप ये भी देखिए कि जहाँ पे इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन उगते हैं वहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद 98 को देखते हैं, इसका ई वाला ऑप्शन सही था। 98 में कहा गया कि काली मिट्टी के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। तो इन्हें रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी को कपास मृदा के नाम से भी, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टियाँ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी हिस्से में पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कावेरी नदियों की घाटियों तक ये फैली हुई है। अब आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 98। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी होगा। गलत हमें मिल गया डी वाला। असल में ये जो मिट्टियाँ होती हैं इसमें कहा गया कि ये दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कावेरी तक फैली हुई है। तो इनका विस्तार दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक है, न कि कावेरी तक। तो यहाँ पर नदियों के नाम गलत दे रखे हैं और बाकी जितनी जानकारियाँ हैं वो ठीक है। प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं। अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ज़्यादा सिंचाई करने से जमीन का निम्नीकरण होता है और ज़्यादा सिंचाई से उत्पन्न जलाक्रांतता ये भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। और इससे होता यह है कि माफ कीजिएगा, मिट्टी में लवण की मात्रा और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। तो ये जो वाक्य है ये कौन से राज्य में लागू नहीं होता है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य नहीं है जहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं देखी जाती है, बताइए। तो 99 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें आप देखें तो मध्य प्रदेश के साथ ये दिक्कत नहीं है, बाकी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सिंचाई की वजह से ऐसी समस्या देखने के लिए मिलती है। डी वाले ऑप्शन को हम निकाल देते हैं। प्रश्न संख्या अंतिम यानी 100 कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है और 3 पूर्वोत्तर राज्यों में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन 3 पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब एक तरफ तो आपसे उत्तरी और पश्चिमी राज्यों की बात की जा रही है, तो उसमें पंजाब और हरियाणा के बारे में कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत वहाँ की जमीन सिर्फ खेती में इस्तेमाल होती है, मैक्सिमम। और दूसरा ये कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ जंगल बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो वहाँ पर 10% से भी कम क्षेत्र में बुआई का काम होता है। ऐसे राज्य कौन से नहीं हैं ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या ये 100 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी होगा। मतलब बी वाले ऑप्शन को पहले चुन लीजिए। 80% भाग जो है इन राज्यों का, पंजाब और हरियाणा का, उस पर खेती की जाती है। और मेघालय इस प्रकार के राज्यों में नहीं आता है जहाँ 10% भाग पे खेती होती है। ठीक, मेघालय को हम इससे बाहर कर देते हैं। ऐसे राज्यों में अरुणाचल भी आता है, मिजोरम भी आता है, मणिपुर भी आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। तो इसे हमने देखा और यहाँ पर ये मॉक समाप्त होता है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।